Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक MCO4 सब्जेक्ट का। MCO4 सब्जेक्ट जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो रिलेटेड होगा बेसिकली साइका से, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में साइका बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये एक्ट है क्या और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जितने भी पॉइंट्स है इस वीडियो के समझ में आए। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है और इस बार भी पेपर में रिपीट होने के चांसेस है, तो मेक श्योर कि आप जितने भी पॉइंट्स अच्छे से समझ लें। एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 6 एंड दिस इज द पार्ट 5। और बाकी के 4 पार्ट्स जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अदरवाइज वीडियो के एंड में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो हमारा जो मिशन है आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, विच इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। सो आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पर तो बहुत सारी वीडियोस हैं ऑलरेडी अपलोडेड, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिएगा और वो वीडियोस हेल्प करेंगी आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में। ठीक है, और कोई भी वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। सो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बेसिकली ये रहेगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ साइका 1985। चाहे आपका एक्सप्लेनेटरी नोट लिखने को आए या फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आए साइका क्या है, आपको यही आंसर लिखना है बेसिकली। ठीक है, आगे आने वाले पार्ट्स में मैं बताऊंगा आपको कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं साइका के और एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो उस पर 2 अलग वीडियोस लाऊंगा, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे उनको भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम से सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि साइका एक्चुअली है क्या। तो पॉइंट्स अच्छे से समझ लीजिएगा। नोटपैड है अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो प्लीज नोटपैड पर भी अपने इस पर्टिकुलर डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करते टाइम पे कोई दिक्कत ना हो आपको। तो अगर मैं बात करूं तो साइका की फुल फॉर्म है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट साइका 1985। याद कर लीजिए साइका की फुल फॉर्म क्या है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस में आता है और स्पेशल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपका ये फ्रेम किया गया है एक्ट। तो दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड एज स्पेशल प्रोविजंस। तो साइका 1985 में आपका ये एक्ट बेसिकली क्या था, लाया गया था। तो है क्या बेसिकली, एन इंडियन लेजिस्लेशन डीलिंग विद द इशू ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। तो इंडिया में आपने देखा होगा कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं और आपकी कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट तो कर लेती हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क नहीं होती, काफी ज्यादा लॉस बियर करने लगती हैं, लॉस क्रिएट करने लगती हैं। तो ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं हम उनको बोलते हैं सिक यूनिट्स बेसिकली। तो जो इंडस्ट्रियल सिकनेस हो रही है इंडिया में ज्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको डील करने के लिए एक लेजिस्लेशन या फिर एक एक्ट बनाया गया जिसको हम साइका के नाम से जानते हैं। तो साइका क्या है बेसिकली, एक इंडियन लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन को आप एक्ट भी बोल सकते हो, जो कि डील करता है इंडस्ट्रियल सिकनेस से, और ये बेसिकली हमारी कंट्री का रूल है। तो इंडिया में ये बेसिकली एक्ट है या लेजिस्लेशन है जिसका नाम है साइका, और ये डील करता है जो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस हो रही है इंडिया में उससे। अब इंडस्ट्रियल सिकनेस की वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम बात करें तो जो साइका है वो क्या करता है, बेसिकली डिटेक्ट करता है जितनी भी अनवाइबल या फिर सिक कंपनीज होती हैं जो कि आगे चल के सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट कर सकती हैं इकोनॉमी के लिए। ध्यान रखिएगा कि हर एक कंपनी जो कि वर्क कर रही है कंट्री में वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस यूज कर रही है। अगर उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेस गलत तरीके से यूज होंगी तो इससे इकोनॉमी का भी लॉस है और उस कंपनी का भी लॉस है। तो जो साइका एक्ट है बेसिकली हमारा, उसका काम क्या है, जितनी भी अनवाइबल या फिर सिक कंपनीज हैं उनको फाइंड आउट करना और नेसेसरी एक्शंस लेना जिससे कि आगे जाके सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट ना हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, देख लीजिए, जैसे कि गवर्नमेंट मेंटेन करे हुए हैं रेलवेज, क्रिएटिंग ह्यूज लॉसेस फॉर द गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी ये गवर्नमेंट कंपनीज लाइक BSNL, भेल, तो ये भी काफी लॉस क्रिएट कर रही हैं गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा कि इनको प्राइवेटाइजेशन
के कॉन्सेप्ट के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो लॉस है उसको कवर अप किया जा सके। तो ये बेसिकली इन्हीं एक्ट के अंदर आती है। ऐसे एक्ट बनाए गए हैं जिससे कि जो रिसोर्सेस है हमारी इकोनॉमी की, उसका यूटिलाइजेशन ठीक से हो सके, जॉब क्रिएशन हो सके, और जिन जिन चीजों के लिए वो पैसा रिक्वायर्ड है या यूज किया जाना चाहिए उनके लिए यूज हो पाए। तो दिस इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्ट्स। नाउ अगर हम बात करें तो जो साइका है बेसिकली पास कब हुआ था? 1986 में। लाया तो आपका 1985 में गया था, लेकिन एक्चुअली पास हुआ 1986 में, और इफेक्ट में फाइनली आया मई 1987 में। ध्यान रखिएगा 1987 में इसको प्रपोज किया, पास हुआ 1986 में, और इफेक्ट में आया मई 1987 में। Now the next point says this measure was taken to release investment locked up in unviable companies for productive use elsewhere. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर्टिकुलर एक्ट का पर्पस यही था कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है जो कि अनवाइबल या फिर सिक्स कंपनीज में आपकी इन्वेस्टेड है, उसको वहां से रिलीज करके प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज किया जा सके। तो एक ऐसी कंपनी जो कि आपको गेन नहीं कर रही है और आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रही है, तो इट्स बेटर या तो आप उसको क्लोज कर दीजिए, या फिर उसमें जो मैनेजमेंट है उसको चेंज कीजिए, बिकॉज दैट मैनेजमेंट इज नॉट कैपेबल इनफ टू मैनेज दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो साइका बेसिकली यही करती है। इसका काम है पहले तो फाइंड आउट करना जो भी आपकी अनवाइबल या सिक कंपनीज है, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना कि क्या करना चाहिए फर्दर उन कंपनीज के साथ में जो कि आपकी लॉसेस इनकर कर रही हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है साइका का वो आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू समझ में आ चुका होगा। समझ में आ गया है तो नोट कमेंट में लिखिए कि सर समझ में आ गया है, एंड फिर आगे हम और जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक इंडियन लेजिस्लेशन है, डील करता है विद द इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल सिकनेस, और जो भी आपकी कंपनीज हैं जो कि आगे सिक प्रोस्पेक्टिव सिक कंपनीज हैं या फिर बेसिकली भी अनवायबल कंपनीज हैं जो कि आगे जाके सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिस्क पोज कर सकती हैं, उनको डिटेक्ट करना, और उनके जितने भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोडक्टिव यूज में लाना। दैट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपने नोटबुक में अगर मेंटेन कर लिया तो दैट इज वेल एंड गुड है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हैंडमेड डायग्राम्स आपके इंक्लूडेड हैं ताकि पेपर में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं, और मैं भी कई सारी वीडियोस और लेकर आऊंगा जितना हो सकेगा मेरी तरफ से, ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे से जा सके। सो नाउ बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट की। तो सिख इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985 was a special legislation brought in public interest by the government of India on the recommendations of the committee of experts with the view to make special provisions for securing timely detection of sick and potentially sick companies which own the industrial undertaking। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो साइका क्या है, एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लाया गया था। कौन लेकर आया? हु ब्रॉट दी साइका? इट वॉज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किन की रिकमेंडेशन पे आया? कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स थी, उनकी रिकमेंडेशन पर लाया गया ये एक्ट। और इसका जो पर्पस था वो क्या था कि टाइमली डिटेक्शन करना जितनी भी सिक या फिर पोटेंशियली सिक कंपनीज हैं जो कि आपको आपको और आपकी इकोनॉमी को काफी इम्पैक्ट दे सकती हैं फ्यूचर में, तो उनका डिटेक्शन करना बेसिकली पर्पस था इस पर्टिकुलर एक्ट को फ्रेम करने के पीछे। ओके, तो पॉइंट याद रखिएगा, साइका स्टैंड्स फॉर सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985। एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में लाई गई। कौन लेकर आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किनकी रिकमेंडेशंस पर आई? तो इट वाज ब्रॉट इन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि कुछ प्रोविजंस ऐसे बनाए जाए जिससे कि आपकी जो सिक या फिर पोटेंशियली सिक कंपनीज हैं उनका टाइमली डिटेक्शन किया जा सके। ठीक है, जैसे कोई बीमारी होती है उसका पता चल जाए टाइमली तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है, वैसे ही जो बीमार कंपनीज हैं यानी कि वो कंपनीज जो कि लॉसेस इनकर कर रही हैं उनका टाइमली डिटेक्शन आपका हो जाए ताकि नेसेसरी एक्शंस उनके अगेंस्ट में लिए जा सके। अगर करेक्ट किया जा सकता है उनकी सिचुएशन को तो करेक्ट किया जाएगा, जैसे कि एक मरीज को दवाई देकर किया जाता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है तो कोशिश की जाएगी कि उसको क्लोज कर दिया जाए। Now, this act makes provisions for the board of experts to determine speedily the preventive and ameliorative, which is known as upgraded measures, which are necessarily to be taken and enforced expeditiously in relation to such companies.
तो गाइज इस पर्टिकुलर एक्ट में बेसिकली क्या है, प्रोविजंस हैं कई सारे, और इस उन प्रोविजंस में बेसिकली क्या है, बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स को क्रिएट किया जाता है, एक पूरी कमेटी क्रिएट की जाती है एक्सपर्ट्स की, या फिर आप कह सकते हो एक बोर्ड क्रिएट किया जाता है एक्सपर्ट्स का, जो कि क्या करते हैं बेसिकली, जो भी प्रिवेंटिव या फिर अपग्रेडेड मेजर्स होते हैं रिगार्डिंग द सिक एंड दी पोटेंशियली सिक कंपनीज, वो लेंगे, और जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी जो भी एक्शन से लिए जाएं उन कंपनीज के लिए, ताकि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं जो कि बहुत ही स्कैर्स है हमारी कंट्री में, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, किसी भी तरीके से हमारी जो रिसोर्सेस हैं वो वेस्ट ना हो। दैट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। ओके, तो आई एम श्योर गाइज ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो उससे पहले एक डायग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और इस तरह के डायग्राम्स आपको अपने एग्जाम में भी बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमने नाम दे दिया यहाँ पर ए बी सी और डी, और ये इनकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। ए वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2000, बी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2001, सी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1962, एंड Z was established in the year 1965 बेसिकली, ठीक है। तो 1965 में Z आई। तो ये चार हमारी इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज आप बोल सकते हो, और चारों की चारों लॉस इनकर कर रही है बेसिकली। देख सकते हैं ए के ऊपर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 1000 करोड़ का लॉस हुआ है इनको फाइनेंशियल ईयर में, इनको 5000 करोड़ का बी को, सी को हुआ है लगभग 20,000 करोड़ का, और जेड को हुआ है 500 करोड़ का लॉस। तो जब ऐसी कंपनीज या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर इतना लॉस आपका इनकर हो रहा है, तो जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या गलतियां हो रही हैं। अगर उन गलतियों को सुधारा जा सकता है तो विल ट्राई टू कवर देम अप। नहीं हो सकता तो विल क्लोज दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री और द कंपनी, ताकि जो रिसोर्सेस हैं वो अदर पर्पसेस के लिए यूज हो सके। तो जो हमारा साइका है, यानी कि सिक्स इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स हैं, जो कि बेसिकली क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन से डील करेंगे, जो भी आपकी डिटेक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू डिटेक्ट करेंगे कंपनीज को, और उसके बाद में नेसेसरी एक्शंस लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेंशन है, लेट्स टेक केयर ऑफ देम, तो दीज ऑफिसर्स विल सी व्हाट इज रॉन्ग विद दीज कंपनी, व्हाई दे आर मेकिंग दैट मच लॉसेस। उसके अकॉर्डिंग जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं, दीज ऑफिसर्स विल बी टेकिंग इट। तो देखिए गाइज, इस तरह के डायग्राम से थोड़ा सा ना आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब आपके डायग्राम आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो। ओके, तो चाहे तो आप डायग्राम बना लीजिए, मैं यहाँ पर आपका इरेज कर देता हूँ। तो दिस इज द डायग्राम, यू जस्ट मेक इट। सो गाइज आई एम श्योर कि यहाँ पर अभी ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एंड इट सेज सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985 was enacted to address the chronic problem in the Indian economy, which is industrial sickness. तो जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है, एक बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी की। सिंस वी गेट आर इंडिपेंडेंस, तब से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डील इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे। एक तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके साथ में हर किसी को जॉब क्रिएट करना इज नॉट इजी, और इस तरीके से अगर आपकी कंपनीज एस्टेब्लिश होंगी जो कि लॉस आपकी इनकर करेंगी, और फिर बाद में उनको क्लोज करना पड़ेगा, तो कई सारी लोगों की एम्प्लॉयमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी प्रॉब्लम है उसको स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लिया जाए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन विच is taken care through this particular act. Now बात करेंगे the section 310 of the act defined a sick industrial unit as one that had existed for at least 5 years and had incurred accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth at the end of any financial year. तो जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 है, उसके सेक्शन नंबर 310, ठीक है, याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 310 में सिक इंडस्ट्रियल यूनिट की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, और वो है क्या, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट बेसिकली कोई भी ऐसी यूनिट होगी जो कि एटलीस्ट 5 साल हो चुके हैं उसके एग्जिस्टेंस को, ठीक है। ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट जिसको लगभग 5 साल या 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसकी एग्जिस्टेंस को, और किसी भी
पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसने इतना लॉस इनकर किया है, वो जो कि या तो उसकी पूरी नेटवर्थ जो होती है, यानी कि पूरी जो जितने भी एसेट्स वगैरह बेच के पैसा इकट्ठा कर सकती है कंपनी, जिसको हम नेटवर्थ बोलते हैं, तो जितना भी नेटवर्थ होता है किसी भी कंपनी का, अगर उसके इक्वल हो जाता है वो लॉस या उससे ज्यादा हो जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपके जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, यानी कि जो आपके इकट्ठे हुए लॉस है, अगर वो इक्वल टू हो जाते हैं, एक्सीड कर लेते हैं आपकी एंटायर नेटवर्थ के, तो ऐसी जो यूनिट होंगी वो कहलाएंगी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। ओके, तो दो कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है सेक्शन 3(1)(o) ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985। तो अभी डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाए। तो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है कौन से सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 3(1)(o। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 3(1)(o, जिसपे हमने सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स की डेफिनेशन प्रोवाइड की है। और डेफिनेशन क्या है कि कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट जो कि जिसको एग्जिस्ट करे हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, 5 साल या 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बोथ आर ओके, और साथ ही साथ में जो उनका लॉस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू देयर नेट वर्थ एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। तो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो उनके इनकर्ड लॉसेस हैं वो या तो इक्वल टू हैं या ज्यादा हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वल टू या ज्यादा हैं उसकी नेट वर्थ से एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसी जो भी यूनिट होंगी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, वो टेक इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काउंट की जाएंगी। ठीक है, 5 साल एटलीस्ट चाहिए उसकी एग्जिस्टेंस को, और जो लॉसेस इनकर्ड होंगे वो ज्यादा होंगे या इक्वल टू होंगे टू द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। डिफाइंड कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 3(1)(o) में। ओके, सो गाइज आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स अभी हमने इस स्लाइड में डिस्कस करे वो सभी आपको समझ में आ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गाइज आई एम श्योर टॉपिक आपको काफी अच्छा लगने लगा होगा, इजी भी लगने लगा होगा। So now next point says Sikh Industrial Company Special Provisions Act 1985 was enacted in public interest with the twin objectives। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर एक्ट को या लेजिस्लेशन को ब्रॉट किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था सिक्योरिंग द टाइमली डिटेक्शन ऑफ सिक एंड पोटेंशियली सिक कंपनीज। तो जितनी भी सिक या फिर पोटेंशियली सिक कंपनीज है उनका टाइमली डिटेक्शन करना, ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था एस्टैब्लिश करने का ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन या फिर एक्ट। ठीक है, securing the timely detection of sick and potentially sick companies, this is the first objective। Now the second objective was the speedy determination and enforcement of remedial measures in respect of such sick companies। तो जो भी ये sick companies पता की जाएंगी आफ्टर डिटेक्शन, तो डिटेक्शन के बाद में उन पर क्या करना, जल्दी से अच्छे एक्शंस लेना, रेमेडियल मेजर्स लेना, जिससे कि उनकी सिचुएशन को ठीक किया जा सके। तो क्या है, स्पीडी डिटर्मिनेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रेमेडियल मेजर्स। तो जितने भी आपके रेमेडियल मेजर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना और उनको अप्लाई करवाना, ताकि जो सिक कंपनीज हैं उनका उन पर प्रॉपर एक्शन लिया जा सके, उनकी या तो कंडीशन अच्छी की जा सके या उनको क्लोज करके उनकी रिसोर्सेज कहीं और यूटिलाइज की जा सके। तो ये थे बेसिकली ट्विन ऑब्जेक्टिव्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985। ओके, तो आई एम श्योर गाइस ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे, फटाफट लिख लीजिए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पर एंड डिस्कस करेंगे फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो नाउ डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अभी इस डायग्राम के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऑफिसर एक्स एंड ऑफिसर वाई। ओके, ये कह रहे हैं कि दिस कंपनी इज सिक एंड कैन कॉज मोर लॉसेस। तो ऑफिसर एक्स ने कंपनी मान के चलते हैं ABC नाम से एक हमारी कंपनी है। तो इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को उन्होंने एनालाइज किया और उनको पता चला कि जो ये कंपनीज है इसको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, प्लस इनका जो लॉस है इनके नेटवर्थ से ज्यादा है इस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये कह रहे हैं कि ये कंपनी जो है सिक है और आगे भी जाके मोर लॉसेस इनकर करेगी, आगे इसका कोई भी चांस नहीं है इम्प्रूवमेंट का। तो यहाँ पे ऑफिसर वाई अपना सजेशन दे रहे हैं कि देन वी शुड क्लोज द सेम एंड यूज रिसोर्सेज समवेयर एल्स। दिस इज व्हाट साइका इज ऑल अबाउट। अगर मैं बात करूं साइका का पर्पस क्या है, यही है साइका का पर्पस। आपको चेक करना है कि आप अगर आगे होने वाले लॉसेस को कवर अप कर सकते हो तो ठीक है, उस इंडस्ट्री को आगे एस्टेब्लिश रहने देंगे हम, नहीं है तो वी हैव टू टेक अ डिसीजन टू क्लोज इट।
सो ऑफिसर वाई इज ऑफ द ओपिनियन कि हमें क्लोज कर देनी चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी को, और जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इस कंपनी की, उसको किसी और काम के लिए यूटिलाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, सो डायग्राम आपको ये समझ में आ चुका होगा। आई एम श्योर कि फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर फर्दर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, जैसा कि देख सकते हैं हेडिंग, अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट साइका। तो हमारी जो साइका थी, ये जो एक्ट था वो क्यों लाया गया, व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस, इतने सारे एक्ट ऑलरेडी हैं हमारे कंट्री में, तो इसके लिए स्पेशल एक एक्ट क्यों लाया गया, कोई उस जो एक्ट अवेलेबल थे उनमें इसको क्यों नहीं पुट किया गया, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। So the need for SICA was explained in the Statement of Objects and Reasons for the Enactment of the Sikh Industrial Companies Special Provisions Act 1985। तो जो नीड थी साइका की उसको एक्सप्लेन किया गया है कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, कहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, and what is mentioned or what is explained in the statement of objects and reason. In that particular statement of objects and reason, we have explained the need for SICA 1985 and the reason why we enact this particular legislation in our country। ठीक है, तो आई एम श्योर ये पॉइंट क्लियर होगा। Now the next point says the ill effects of industrial sickness of companies such as loss of production, loss, of employment, loss of revenue to the central and the state governments, and locking up of ingestible funds of banks and financial institutions are of serious concern to the government and the society at large। तो गाइस ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इस एक्ट को लाना पड़ा। तो जो इंडस्ट्रियल सिकनेस बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियल सिकनेस जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, बहुत सारी कंपनीज थी जो कि लॉस इनकर करने लगी थी, और उस लॉस इनकर करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी इकोनॉमी में, जैसे कि आपका लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा था, बहुत सारे लोगों की रोजगार जा रही थी, रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, क्योंकि वहां पर तो लॉस ऑलरेडी इनकर हो रहा है, तो पैसे कमा ही नहीं रहे, तो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट थी, अगर कोई कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी तो उनको भी टैक्स नहीं मिलेगा, तो उनको भी लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को। और जो बैंक्स थे और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो कि इन ऐसी कंपनीज को लोन देते थे या दे चुके थे ऑलरेडी, उनका जो बहुत ही कीमती फंड है जिसके थ्रू वो पैसे कमा सकते थे, वो लॉक्ड अप हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। अब ना तो इंटरेस्ट आता है ना ही प्रिंसिपल अमाउंट आता है। तो ये जो सारी चीजें जो थी वो क्या थी, बहुत ही कंसर्न वाले मैटर थे गवर्नमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए। बेसिकली बैंक का पैसा, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनका पैसा अटक जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बेसिकली हमारे हमारा जो टैक्स है वो आना कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, बेसिकली प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो सारी चीजें क्या है, सोसाइटी और बेसिकली गवर्नमेंट दोनों को ये इम्पैक्ट दे रही थी। Now the next point says the concern of the government was also increased by the alarming increase in the incidence of sickness in industrial companies। तो गाइज ऐसा नहीं होता कि ऐसा किसी डेवलप कंट्री में नहीं होता, डेवलप कंट्रीज में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि स्टार्ट होती हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी फेल हो जाती है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की कंडीशन ही यूनिक थी। यहाँ पर डेली बेसिस पर जो नंबर ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट थी वो बढ़ती जा रही थी, और ये जो इंक्रीजिंग नंबर था ये बहुत ही अलार्मिंग था जो गवर्नमेंट थी उसके लिए भी। Now later on it was realized that in order to fully utilize the productive industrial assets, afford maximum production of employment, and optimize the use of funds of the banks and financial institutions, it would be imperative to revive and rehabilitate the potentially viable tech industrial companies as quickly as possible। तो गाइज बाद में जब ये सारी इंसिडेंट हुए जहां पर पैसा बैंकों का अटक जा रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अटक जा रहा है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा रही है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, कंपनीज का टैक्स नहीं मिल पा रहा गवर्नमेंट को, तो इन सभी सिचुएशन को अच्छे से समझने के बाद और ये इंश्योर करने के लिए जो प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल एसेट्स है उनको क्या किया जा सके, पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट हो सके। इसके अलावा जितना भी फंड है बैंक्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उनको भी क्या करें हम ढंग से यूज कर पाए। तो इसके लिए बेसिकली क्या है आपकी
एक लेजिस्लेशन लाने के लिए सोचा गया कि किस तरीके से हमारी जो सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज है उनको रिवाइव किया जाएगा या रिहैबिलिटेट किया जाएगा ऐसी कंपनीज को जो कि आगे जाके लॉस करेंगी, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी था उस टाइम पर, सिचुएशन की नीड है और आज भी है। कोई कंपनी अगर आपको फायदा नहीं दे पा रही है तो आपको कोशिश यही करनी है, अगर वो ना तो सोशल बेनिफिट दे रही है ना ही फाइनेंशियल बेनिफिट दे रही है, तो इट्स बेटर टू क्लोज दैट पर्टिकुलर स्टाफ। अब जैसे कि रेलवे है, रेलवे में आपका रेलवे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस बेसिकली, तो गवर्नमेंट को उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे लॉस बियर हो या फिर आपका गेन हो। लेकिन द थिंग इज, जो चीजें आपकी रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से प्राइवेटाइज की जा सकती है उनको वो प्राइवेटाइज कर सकते हैं। तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपना जो लॉस है उसको कम कर सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट सेज at that time the existing institutional arrangements and procedures for revival and rehabilitation of potentially viable sick industrial companies were both inadequate and time consuming. A multiplicity of laws and agencies made the adoption of a coordinated approach for dealing with sick industrial companies difficult. तो गाइज उस टाइम पर जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, डेली बेसिस पर बहुत सारी कंपनियां आपकी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कन्वर्ट हो रही थी, तो उस टाइम पर हमारी जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थी वो काफी इनएडिक्वेट थी, और जो हमारे प्रोसीजर्स थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, जिससे कि जो हमारा पर्पस था इन सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज को रिवाइव करने का और रिहैबिलिटेट करने का वो मीट नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा बहुत सारे लॉज थे और बहुत सारी एजेंसीज थी जिनके रूल्स को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। जब तक ये साइका लॉ नहीं बना था तब तक ऐसा करना पड़ रहा था, बहुत सारी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, तो जिससे टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था बहुत सारी पॉलिसीज का। तो इसीलिए बेसिकली क्या है, इन सभी सिचुएशन से डील करने के लिए हमारा जो साइका है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985, उसको एनेक्ट किया गया ताकि जो टाइमली डिटेक्शन है सिकनेस का वो पता किया जा सके इंडस्ट्रियल कंपनीज में, और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं या अपग्रेडेशन हैं या फिर कोई रेमेडियल या अदर मेजर्स हैं जो कि बॉडी ऑफ एक्सपर्ट लेगी, उनको जल्द से जल्द लिया जा सके। तो दिस इज these are the two important reasons due to which the SICA was enacted. ओके ये आपने पहले भी पढ़ लिया होगा ऑब्जेक्टिव जब हमने डिस्कस करे थे। तो सबसे पहला क्या था रीजन, टाइमली डिटेक्शन हो सके जितनी भी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनका, और जो टाइमली रेजोल्यूशन है, प्रिवेंशन है, अपग्रेडेशन है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एमिलियोरेटिव मेजर्स बेसिकली, या फिर रेमेडियल मेजर्स हैं, उनको टाइमली लिया जा सके। दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू व्हिच वी हैव टू एस्टैब्लिश और एनएक्ट द साइका लेजिस्लेशन। तो गाइज आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होंगे आपको। नाउ अब एक फाइनल डायग्राम और उसके बाद ये टॉपिक मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा, और साथ ही साथ में अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एप्लीकेबिलिटी के बारे में ऑफ साइका। तो गाइस डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर कंपनीज हैं ए बी सी डी, जो कि क्या कर रही हैं, आपकी ये सारी कंपनीज लॉसेस क्रिएट कर रही हैं इकोनॉमी में। ए भी लॉस में है, बी भी लॉस में है, सी भी लॉस में और डी भी लॉस में, ये सारी कंपनीज लॉसेस ही दे रही हैं। और इन लॉसेस में एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पर हमारी जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो लैक कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है ताकि इनकी सिचुएशन को हम करेक्ट कर सकें। लॉज जो हैं और एजेंसीज जो हैं वो भी काफी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है इनके अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिले हो रहा है ये जो सिक इंडस्ट्रीज है उनको डील करने में। तो ये हमारी जो सिक कंपनीज हैं जो कि लॉस इनकर कर रही हैं, अब इनको डील करने के लिए ना तो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थे, और जो हमारे लॉज और एजेंसीज अवेलेबल थी वो ज्यादा ही आपकी मतलब कॉम्प्लेक्स थी बेसिकली उनके साथ डील करना, और मल्टीप्लिसिटी थी। तो इस वजह से जो क्या हो रहा था, जो सिक इंडस्ट्रीज थी उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को डील करने में डिले हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को डील करने में डिले हो रहा था। तो इसीलिए क्या किया गया, एनेक्ट किया गया क्या, साइका 1985 एनेक्टमेंट हुआ, साइका 1985 का इस रीजन से। और इसमें बेसिकली क्या होती है, बॉडी ऑफ एक्सपर्ट होती है जो कि टाइमली डिटेक्शन करते हैं आपकी इश्यूज का और टाइमली सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर सके और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सके। तो दिस इज व्हाट साइका इज ऑल अबाउट। तो कंपनीज क्या करेंगी बेसिकली, अगर लॉसेस इनकर करेंगी तो उस सिचुएशन में आपका जो
इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग था हमारी कंट्री में वो काफी चीजें लैक कर रहा था, लॉज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे, मल्टीपल लॉज थे जिनको डील करना इजी नहीं था किसी भी इंडिविजुअल के लिए। और इस वजह से क्या हो रहा था, बेसिकली आपका इनिशियली तो काफी डिले हो रहा था सिख इंडस्ट्रीज को डील करने में। तो इसीलिए साइका एक्ट को लेके आना पड़ा और उसके बाद आपका ये बहुत ही इजी हो गया टाइमली आपकी जो सिकनेस है उनको डील डिटेक्ट करने में और टाइमली सोल्यूशन प्रोवाइड करने में। ओके, तो गाइज यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आई हैव क्लोज देम। आई एम श्योर कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी ये हेल्प करे वीडियो तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसको आपके ये सब्जेक्ट टफ लगते हैं, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और एग्जाम में वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इसको फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।